चलो यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्रिटेन वुड्स ट्यून्स, यानी कि ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन एक हुआ था कब, 1944 में। कब, 1944 में। उसी समय दो संस्था को स्थापना करने का प्लानिंग किया गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD। यही आगे जाके वर्ल्ड बैंक भी बन जाता है। ठीक है, तो इस दो संस्था का स्थापना किया गया, IMF और IBRD। अब यहाँ पे देखो आते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक क्या होता है हम धीरे धीरे समझाएंगे। वर्ल्ड मतलब जो दुनिया का बैंक, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1944 में। बताए थे अभी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी हुआ था 1944 में। ऐसे याद कर सकते हो, आज़ादी से पहले हम लोग का 1947 में आज़ादी हुआ था, तो इससे पहले चारों ओर देश के विकास के लिए क्या हो गया, 44 से चारों ओर देश के विकास के लिए वर्ल्ड बैंक का स्थापना शुरू। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक का काम करना कब से शुरू किया, तो 1945 से, एक साल बाद। ठीक है, याद रहेगा। तो उसके बाद हम बताए थे कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में, तो इसमें IMF और वर्ल्ड बैंक जो IBRD है उसका स्थापना किया गया था। अभी वर्तमान में ना 189 देश है इसका मेंबर है, ठीक है ना। लास्ट वाला जो मेंबर अभी बना है, नौरा नाम का एक देश है, वो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC। देखो हर एक जो भी संस्था है, तो यहाँ पे देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का, वाशिंगटन DC। तो कैसे याद करेंगे, तो जब वास होता तो जब वास होता तो देश, जब वास होता देश तो वर्ल्ड बैंक आता। मतलब वास होता मतलब कि जब देश में जब कभी भी कि मान लो कि विकास के लिए तुमको लोन देना है, डेवलपमेंट के लिए, तो कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। इसे याद कर सकते हो। अब भी देखो यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है, ये 5 प्रकार के बैंक से मिलके वर्ल्ड बैंक बना हुआ है। कितना प्रकार के, 5। पहला है IBRD, इसका काम है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कहीं पे भी रिकंस्ट्रक्शन करना है, दोबारा से बनाना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक कितना बैंक का ग्रुप है, 5। फिर IDAC, इसका स्थापना हुआ था 1960 में। IDAC इसका भी काम है डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका भी नाम है डेवलपमेंट, DA मतलब डेवलपमेंट एसोसिएशन कंपनी, ठीक है। फिर IFC फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका स्थापना हुआ था 1956 में। फिर 1940 में MLGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट। फिर एक और बैंक है जिसका नाम है ICSID सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। मान लो तुम कहीं पे पैसा लगाए और तुमको आपस में झगड़ा हो गया, तो उसका सेटलमेंट कौन करेगा, तो ये वाला बैंक, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। लेकिन भारत इन चारों का मेंबर है, लेकिन जो ICSID है, जो सेटलमेंट डिस्प्यूट वाला बैंक, उसका भारत मेंबर नहीं है, बाकी और देश सब है मेंबर। तो बताओ वर्ल्ड बैंक में कौन कौन सा है, IBRD, इसको क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1940 में स्थापना। IDAC 1907 में स्थापना, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। IFC इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉरपोरेशन, बहुत बढ़िया। MLGA इसको क्या बोलते हैं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट, मतलब जब एक जगह से ज़्यादा जगह इन्वेस्टमेंट करना, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट। और ICSID इसका काम क्या है, सेटलमेंट को इन्वेस्टमेंट में जो सेटलमेंट करना, जो भी डिस्प्यूट हुआ इन्वेस्टमेंट को लेकर उसको। अब भारत इसका मेंबर नहीं है, तो याद हो गया ये सब। अच्छा, जो IMF है वो किसको लोन देता है, तो विकसित और विकासशील, यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है ना। जो मतलब कि थोड़ा सा डेवलपिंग है, गरीब है, उसको लोन देगा ताकि वो डेवलप हो जाए। लेकिन वर्ल्ड बैंक किसको देगा, देखो IMF सॉरी दोनों प्रकार के देश को लोन देगा। जैसे कि अमेरिका बहुत विकसित है, लेकिन भारत उतना विकसित अभी नहीं है, तो दोनों प्रकार को देगा। लेकिन वर्ल्ड बैंक अमेरिका को नहीं देगा, सिर्फ भारत को देगा, जो भी डेवलपिंग स्टेज पे है। IMF का सदस्य लेने के बाद ही IBRD का सदस्य बना जाता है। मतलब कि मान लो तुमको अगर वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनना है ना, तो पहले IMF का सदस्य बनना होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी आगे पढ़ेंगे। फिर से ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है, मतलब टेक्नोलॉजी भी देता है कि दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो ये सब मशीन प्रोवाइड करे, पैसा भी देगा। फिर से बहुत सारा समझौता का हल भी कराता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच को लेके ये सिंधु नदी के पानी को लेके विवाद हो गया था, बोला था इसका पानी हम यूज़ करेंगे, इसका पानी हम यूज़ करेंगे। तो लेकिन 1960 में वर्ल्ड बैंक क्या किया, हल किया, ठीक है। अब आते हैं इस पे सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो वर्ल्ड बैंक कितने बैंक का ग्रुप है, 5। बताओ। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, एक जब एक से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, MGLD ऐसे कुछ करके था।
इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर हाँ, सेटलमेंट। ये भी है जो हाँ, भारत इसका बहुत part बढ़िया। है। ICSID ये भी है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं ऑर्गेनाइजेशन, है। नहीं तो नहीं सुने, वीपो है। WTO का संस्थान है ये। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये ये है, है। ये इसका है मेंबर हाँ भारत। है। बिल्कुल है इसका। ये भी वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, देखा है तेरे 5 को, हाँ। यही सब है। ठीक है, डेवलपमेंट एसोसिएशन ये सब। तो आंसर हो गया सी उसका। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ, तो इंडिया इस सब का मेंबर है, केवल किसका छोड़ के, इसका सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का छोड़ के। फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट का है, IDA का भी है, डेवलपमेंट एसोसिएशन, IBRD रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, इन सब का है। और एक बार सबका डेट भी देख ले रहे हैं। IBRD का स्थापना 1940, IDAC 1960, इसका IFC 1956, इसका 1944। ठीक है, दो 1940 में है। ठीक है, IDAC 60 और IFC फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956। LIC का भी स्थापना याद रखेंगे, LIC जो भारत में इंश्योरेंस कंपनी, तो इसका भी स्थापना 1956 में हुआ था। इसी समय वर्ल्ड बैंक का कौन वाला स्थापना हुआ था, IFC। LIC IFC 1956। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो इंग्लिश में यहीं से कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट लिखा है उसके बारे में पढ़िए और बताइए। वर्ल्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश टू रिकंस्ट्रक्ट द यूरोप, एस्टेब्लिश टू रिकंस्ट्रक्ट द यूरोप। बिल्कुल, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी पैसा देता है कि नहीं वर्ल्ड बैंक, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे IBRD नामक संस्था जो था, इसका नाम क्या था, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर से द कमीशन विच लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IBRD वाज हेडेड बाय JM कैनिस, ये भी सही है। जब IBRD बैंक बना था ना 1940 में, शुरू में, तो उसमें जो आदमी प्रमुख भूमिका निभाया था उसका नाम है JM कैनिस। द कमीशन दैट लीड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ IMF वाज हेडेड बाय द SD वाइट। अब जो IMF नाम का संस्था बना था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो वो बनाया था, उसमें प्रमुख भूमिका किसका था, SD वाइट का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑल सही। तो IMF में वाइट आ जाएगा और JM कैनिस IBRD वर्ल्ड बैंक में आ जाएगा। IBRD मतलब वर्ल्ड बैंक ही। फिर से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब यहाँ पे देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, इसका लिए कौन सा संस्था इसको प्रोटेक्ट करता है, तो इसका नाम है WTO, जिसका नाम है टिप्स। निम्नलिखित में से किसे रॉबर्ट ऑल गर्नर के दिमाग की उपज जाना जाता है। तो देखो ये जो IFC बना था ना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कब बना था, 1956 में। LIC IFC 1956 में वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है। तो इसका जो प्रमुख भूमिका निभाया था इसमें रॉबर्ट एल गोनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर ट्रिप्स। अब देखो ट्रिप्स में है ना, ट्रिप्स में इंटेलेक्चुअल बता दे, प्रॉपर्टी राइट मतलब बनाना पेन वाला, याद आ रहा। तो इसमें 6 वो क्या है, 6 वो राइट दिया हुआ है, 6 वो प्रकार का राइट दिया हुआ है। उसके मालिक जो बनाएगी तो तुमको 6 वो राइट मिलेगा। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो पहले पढ़ लेते इसमें कौन कौन सा राइट है। IP में टोटल कितना राइट मिलता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कितना है टोटल, 6। कितना है, 6। पहला पेटेंट, दूसरा है ट्रेडमार्क, तीसरा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, चौथा है कॉपीराइट, पांचवा है इंडस्ट्रियल डिजाइन, छठा है ट्रेड सीक्रेट्स। अब यहाँ पे देखो पेटेंट मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई पेन है तो तुम पेटेंट करा ली कि अभी पेन को हम ही बनाएंगे। ट्रेडमार्क मतलब क्या है, इस पर कोई निशान है, इस पर छाप दे दी कि छाप तो सिर्फ मेरा ही रहेगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब क्या है कि जो पेन है तो ये सिर्फ कहाँ बनेगा, अमेरिका में ही बनेगा। कॉपीराइट रिलेटेड राइट्स मतलब क्या है कि जो पेन है, अब इसको कॉपी करके कोई अगला आदमी बनाएगा तो इस पर क्या होगा, उसको सजा होगा। इंडस्ट्रियल डिजाइन, इसका जो डिजाइन है सिर्फ हम ही बनाएंगे। ट्रेड सीक्रेट, इसमें जो सीक्रेट है ट्रेड करने के लिए सिर्फ मेरे ही पास राइट रहेगा। तो 6 प्रकार का राइट मिला। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर कौन सा राइट कवर नहीं। सीक्रेट वाला बात था, बिल्कुल था। ट्रेड सीक्रेट है, सिर्फ हम ही जानेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन था, हाँ कहाँ से बनाएगा, अमेरिका से, तो अमेरिका ही सिर्फ बनाएगा। डिज़ाइन वाला बात था, हाँ इसका डिज़ाइन कैसा रहना चाहिए सिर्फ हम ही बताएंगे। सैनिटरी एंड साइकोसैनिटरी सब कोई बात है, नहीं था। और कौन वाला था, सोचो, पेटेंट था, हाँ पेटेंट था कि हम ही पेटेंट करा लिया अब हम ही बनाएंगे। ट्रेडमार्क था, कॉपी वाला कॉपीराइट भी था, बहुत बढ़िया।
समझ में आ रहा है? हाँ। अब यहाँ पे देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ मार्कस एग्रीमेंट। अब ये वो मार्केस नाम का भी समझौता हुआ था। तब मार्केस नाम, जैसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो उसमें किसका स्थापना हुआ था 1944 में, बताओ तो? एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आईएमएफ। अब मार्केस नाम का समझौता हुआ ना, तो उसके अंदर किसका किसका स्थापना हुआ? तो मार्केस में तीनों का स्थापना हुआ। एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गेट्स का और ट्रिप्स का। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित संस्थाएं। पहले गेट्स का ही स्थापना हुआ था, एक देश दूसरे देश के बीच में कैसे व्यापार होता है उसको देखने के लिए। उसका गेट्स का ही नाम चेंज होके वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गया, मतलब विश्व व्यापार संगठन, कैसे वर्ल्ड में ट्रेड हो। फिर इसी के अंदर वही ट्रिप्स वाला एग्रीमेंट भी मिला कि व्यापार करते तो हम कोई चीज़ बनाए तो कोई मेरा कॉपीराइट ना कर सके। तो मार्केस एग्रीमेंट में ये तीनों। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप लेंड्स मनी टू द प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक में 5वां संस्था था, तो इसमें प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर को कौन लोन देगा? तो प्राइवेट सेक्टर को लोन देगा उसमें 1900 ये आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो था, एलआईसी आईएफसी, यही क्या देगा? प्राइवेट सेक्टर को इसमें लोन देता है। अब आते हैं यहाँ पे आईएमएफ के बारे में। जैसे वर्ल्ड बैंक पढ़े थे उसी तरीके से आईएमएफ है, कुछ कुछ बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ का जो स्थापना है ना, आईएमएफ का जो स्थापना है वो हुआ था तुमको 1944 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। 45 में हुआ था, ऐसे तो दोनों का स्थापना होता 44 या 45। काम करना शुरू किया था 1947 में, लेकिन वर्ल्ड बैंक काम करना एक साल बाद ही शुरू कर दिया था 1945 में। अब जो आईएमएफ है अभी वर्तमान में 189 कंट्रीज है, 190 कंट्रीज हो गया लास्ट में, मतलब वो 190 देश इसका क्या बन गया? सदस्य, मेंबर बन गया। लास्ट में जो कंट्री आया एंडोरा नाम का एक कंट्री था, वो इसका सदस्य बना। अब यहाँ पे देखो आईएमएफ का काम क्या है। आईएमएफ का काम क्या है? तो रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि निगरानी करना। आईएमएफ किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली और आर्थिक नीतियों पर नज़र रखता है, जिसके अंतर्गत विनिमय दर और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान शामिल हैं। मतलब एक देश दूसरे देश के बीच में किस प्रकार से ट्रेड हो रहा है, किस प्रकार से पैसा का एक्सचेंज होता है। जैसे $1 बराबर कितना होता है? ये भी 85 रुपया यहाँ का वहाँ अमेरिका का $1 और यहाँ का 85 रुपीज़। समझ गई ना? तो इसको करना। फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाए थे एक दिन, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाए थे, आरबीआई वाला पढ़ाए थे, सीएलआर एसएलआर, बैंक के पास पैसा रखता है, उस सब की निगरानी कौन करता है? आईएमएफ, ना कि वर्ल्ड बैंक। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। प्रोवाइड लोन, अब यहाँ पे क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या जब गड़बड़ हो तो ऋण प्रदान करता है। मान लो कि कोई देश में कोई सामान जो है बाहर से ज़्यादा ले लिया और अपने देश से कम बेचा, तो घाटा हो जाएगा ना उसको। लिया ज़्यादा बेचा कम, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाएगा। तो जब भुगतान संतुलन गड़बड़ाता है ना, तब भी आईएमएफ क्या करता है? हेल्प प्रोवाइड करता है। क्षमता विकास, प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट, ये तकनीकी तो वो वर्ल्ड बैंक भी दे रहा था, ये भी दे रहा था। आईएमएफ कोष का निर्माण, अब आईएमएफ से तुमको पैसा चाहिए ना, तो इसमें कोटा के तहत तुमको फंड में पैसा आता है। सदस्य देश क्या है? कोटा का 25% गोल्ड या डॉलर के रूप में जमा करते हैं, जबकि कोटा का 75% अपने भाग में जमा करते हैं। तुमको आईएमएफ से पैसा चाहिए ना, तो 25 रुपया तुमको गोल्ड या डॉलर के रूप में जमा करना पड़ेगा आईएमएफ के पास। 75 रुपया अपना करेंसी, जैसे 75 रुपया हम इंडियन रुपये जमा कर दिए, 25 रुपया तनिक से गोल्ड दिए और जमा कर दिए, ऐसा टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आईएमएफ है किस किस प्रकार का लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो, फिक्स क्रेडिट लाइन, ये भी एक प्रकार का लोन है। प्रिक्वेशन लैंडिंग, स्टैंड बाई एग्रीमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कौन कौन है? फिक्स क्रेडिट लाइन, प्रिक्वेशन लैंडिंग, स्टैंड बाई एग्रीमेंट और एक्सट्रीम फंड फैसिलिटी। अब ये भी बताए थे क्योंकि आईएमएफ है दोनों प्रकार के देश को लोन देता है, एक तो बहुत डेवलप हो चुका है, एक डेवलपिंग हो रहा है। वर्ल्ड बैंक जो कम डेवलप है उसी को मेनली लोन देता है। अब यहाँ पे जो कोटा किस आधार पे बनता है आईएमएफ में, तो किसी देश का जो कोटा, मतलब कितना पैसा तुम जमा कर सकते हो और कितना पैसा मिलेगा, तो जीडीपी, जिस देश का जीडीपी जितना ज़्यादा मतलब पैसा कमाता है उसके आधार पे आर्थिक खुलापन, कौन सा मतलब एक देश दूसरे देश से कितना बढ़िया से व्यापार कर ले रहा है। फिर से अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व, मतलब इंटरनेशनल फॉरेक्स रिजर्व, मतलब
किसी देश के पास विदेशी पैसा कितना है, जैसे भारत के पास चाइनीज़ पैसा कितना है, अमेरिकन पैसा कितना है, ये सब। अब यहाँ पे देखो आईएमएफ का उद्देश्य क्या होता है, प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, रिड्यूस पॉवर्टी। देखो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को मिटाएगा। बैलेंस ट्रेड मतलब भुगतान संतुलन बिगड़ जा रहा है, ले ज़्यादा रहा है दे कम रहा है, तो इसमें मदद करता है। फिर से पैसा डॉलर के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है उसको करता है। मनी लेंडिंग, जो आतंकवाद जो है, आतंकवादी को पैसा देता है ना कोई कंट्री, बढ़ावा देता है जैसे पाकिस्तान, तो उसको भी रोकना। अब यहाँ पे देखो आईएमएफ में एक जो है एसडीआर का कॉन्सेप्ट आता है। एसडीआर मतलब क्या होता है, मुद्रा आता है। एसडीआर मतलब क्या होता है, मुद्रा। आईएमएफ का मुद्रा है, जिसमें 5 प्रकार का देश का करेंसी शामिल है। कौन, एक तो अमेरिका का डॉलर, अमेरिका का डॉलर। फिर जापान में जो पैसा चलता है उसका नाम है येन, जापान में जो पैसा चलता है उसका नाम है येन। फिर से उसके बाद जो है ब्रिटेन में जो पैसा चलता है उसका नाम है पाउंड स्टर्लिंग। फिर से उसके बाद जो चीन में जो पैसा चलता है उसका नाम है यूहान या रेमिनी भी इसको बोलते हैं। यूरोप में जो पैसा चलता है उसका नाम है यूरो। तो कौन कौन सा पैसा चलता है आईएमएफ में बताओ। एक तो डॉलर, जापान का येन, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग, चीन का नहीं, चीन का युआन या रेमिबी, और यूरोप का यूरो। ठीक है, ये चीज हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का क्या फंक्शन होता है। द इट्स लेंड्स मेंबर नेशन फॉर डेवलपमेंट, इट्स लेंड्स मेंबर नेशन फॉर डेवलपमेंट। तो बताओ ये सदस्य विकसित देशों के लिए ऋण देता है, लोन देता है, बिल्कुल देता है, नहीं देता। इट कीप्स सर्वाइलेंस ऑफ ओवर एक्सचेंज रेट ऑफ मेंबर नेशन, बताए थे विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, डॉलर रुपया, एक डॉलर 85 पैसे के बराबर हो जा रहा है, तो ये सब देखते रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी भी देखता है आरबीआई जो करता है। फिर से बैलेंस ऑफ ट्रेड बिगड़ जाता है, लिया ज़्यादा दिया कम, ये सब चीज़ चेक करता है। इट हेल्प्स इन द टाइम ऑफ बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन संकट के समय, ये भी तो करता है। ठीक है ना। देखो लेकिन एक चीज़ गलत है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा सही है। यहाँ पे बोला कि जो मेंबर कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। डेवलपमेंट के लिए लोन कौन देता था, हाँ वर्ल्ड बैंक देता था। ये तो मेनली देता है कि जब तुम समस्या में फंस गया है, ले लिया ज़्यादा दे दिया कम। जब तुम कोई चीज़ समस्या में फंसता है देश, तब इस समस्या से निकालता है। ठीक है। अब कोई देश गरीबी है तो क्या समस्या में फंसेगा, तो फंसा ही रहता है, तो उसको डेवलपिंग करने के लिए देता है। लेकिन कोई देश मान लो बहुत बढ़िया है, अब फंस गया समस्या में, जैसे पाकिस्तान फंस गया समस्या में, उसके पास पैसा का कमी हो गया, तब ये लोन देता है। जैसे भारत भी एक बार फंस गया था 1991 में। तो यहाँ पे तो ये काम किसका है, विश्व बैंक का है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी एसडीआर बताए थे आईएमएफ का करेंसी, इसमें 5 प्रकार का करेंसी होता है। एक तो जापान का येन, का यूरो, फिर से उसके बाद जो है जर्मनी का कोई पैसा नहीं रहता है, चाइना का युआन या रेमेबी बोलते हैं, फिर से अमेरिका का डॉलर, अब ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। तो कौन कौन सा पैसा जमा होता है एसडीआर में, येन, युआन, येन कहाँ का है, जापान का, युआन कहाँ का है, चाइना का, यूरो यूरोप का, पाउंड ब्रिटेन का, पाउंड स्टर्लिंग, और डॉलर वहाँ का। हम लोग के पैसा को क्या बोलते हैं, रुपीस। तो रुपये एसडीआर में है शामिल, नहीं ना। Which of the following is the true about the SDR? It is the better of Czech currency. Czech currency इसमें शामिल है SDR में। पाँच ही ना पगला। The weight redefined generally in 5 year. अब इसमें से 5 करेंसी है, लेकिन 5 करेंसी में से किस करेंसी का ज़्यादा वैल्यू होगा। जैसे अभी डॉलर का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उसमें बताए थे कोटा डॉलर के रूप में जमा करो या गोल्ड के रूप में, तो 5 साल में रिवीज होता है। और ये व्यवस्था का शुरुआत किया गया था 1969 बीपीएस, ऐसे याद कर सकते हो 1969। आईएमएफ सेट द वैल्यू ऑफ एसडीआर इन द टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर एवरी डे, ये भी सही है। जो आईएमएफ है, अभी डॉलर का वैल्यू जाते हैं एसडीआर में, तो डॉलर के हिसाब से ही सब चीज़ क्या होता है, तय होता है वहाँ पे। ठीक है। देखो तो ये चीज़ है। ठीक है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसके बारे में बताइए। इंडिया हैज़ अ प्रोडक्ट पेटेंटिंग इन मेडिसिन। भारत में दवाओं के उत्पाद पेटेंट लागू होता है। हाँ, पेटेंट दवा का निर्माण है तो पेटेंट करा लिया कि ये दवा जो हम खोज के तो हम बनाएंगे। इट वॉज एडॉप्टेड बाई इंडिया इन 2002। बिल्कुल सही है। इसको भारत ने अपनाया था 2002 में, तो ये दोनों सही है। अब यहाँ पर है तो ये चीज़ हो ही गया। नहीं, 2005 में अपनाया था, एक ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट WTO। WTO के बारे में क्या ट्रू है? इट इंश्योर फ्री एंड फेयर ट्रेड। बिल्कुल सही है। इट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये जो है कि जो WTO बताए थे प्रॉपर्टी राइट को कंजर्व करके रखता है, ये बताए थे टिप्स में 6 वो राइट मिलता है। द डिसीजन इज टेकन ऑन द मेजोरिटी ऑफ द बेसिस। नहीं, जो WTO नाम का संस्था ही पढ़ाएंगे तो उसमें मान लो कि सारा देश है, तो डिसीजन जो जो देश मतलब 10 वो देश है, 10 में से 8 वो कह दिया कि नहीं ये काम होना चाहिए, चाइना से व्यापार नहीं, तो इस आधार पे डिसीजन नहीं लेते हैं। मेजोरिटी के आधार पे नहीं, बहुमत के आधार पे नहीं, कंसेंट के आधार यानी कि सहमति के आधार पे लेते हैं। मतलब सभी लोगों से क्या करते हैं, सहमति लेते हैं। ये नहीं कि ज़्यादा संख्या वाला देश बोल दिया कि ऐसे होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए। सभी लोग को सहमति आपस में बनाया जाता है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, किसी उत्पाद की कॉपीराइट DPPIT में पंजीकरण के बाद हाँ देखो, मान लो कि तुम दवा बनाया, पेन बनाया, तुमको कॉपीराइट कब मिल जाएगा तुमको कि तुम किसी और का नहीं बनाने दोगी? तो तुमको इसमें बोला रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा DPPIT नामक विभाग में, तो नहीं, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा तुमको, कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा तुम्हें बना के। आज तुमको पेटेंट है ना, लेकिन क्या सर हमको ज़िंदगी भर के लिए अधिकार मिल जाएगा? मान लो कि कोई मर गया तब कैसे फिर आगे चलेगा ये पेन? तो वो 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है। कितना साल के लिए? 20 साल बाद फिर कोई और बना सकता है। ट्रेडमार्क, इस पे जो लगाओगी मार्क वगैरह ये सब, तो ट्रेडमार्क मिलता है या GI मिलता है, GI टैग, ये सब 10 साल के लिए। तो पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए। ट्रेडमार्क इस पर निशानी वगैरह से लगा सकते हो, कोई और भी 10 साल। अगर रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली मिलता है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि कंसिडर द अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ IMF। डिसीजन इज टेकन बाय मेजोरिटी। IMF जो डिसीजन लेते हैं मेजोरिटी से लेते हैं। बिल्कुल हाँ या ना? नहीं लेते हैं। IMF में जो डिसीजन लेंगे मेजोरिटी से लेते हैं। अभी WTO पर आए थे उसमें सहमति से लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं? मेजोरिटी। जो ज़्यादा पैसा जमा किया होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होता है IMF में। बेसिक वैल्यू आर इक्वल फॉर ऑल मेंबर। बिल्कुल सही है। एक एक्स्ट्रा वोट के लिए 1 लाख SDR देना पड़ेगा, नहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो AB IMF में सबको 1-1 वोट का वैल्यू मिलता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स बाय IMF अवेलेबल अनकंडीशनली। मतलब देखो, अगर हम तुमको पैसा दे रहे हैं तो तुम कंडीशन देगा ना कि हमको 10 दिन बाद पैसा दे देगा, या हम तुमको पैसा दे रहे हैं हेल्प कर रहे हैं तो तुम हमको ब्याज देगा, या फिर हम तुमको पैसा दे रहे हैं तो तुम हमको सोना का घड़ी भी देगा, हम तुमको हेल्प किए। लेकिन एक ऐसा IMF एक लोन देता है किसी देश को जिसमें उसको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, हम तुमको लोन दे दिए, जा तुम अपना वो जो खराब सिचुएशन उससे बाहर निकल के आओ। तो RTPF यही वाला पाकिस्तान को उपलब्ध कराया था, मतलब रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, B रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। RTPF में क्या है कि वो पाकिस्तान बहुत बुरा स्थिति हो गया था, डूबने वाला था, तो इसको ही लोन देके वापस निकाला। RTP पीछे याद रखो, पाकिस्तान को दिया था। और IMF कितने प्रकार का लोन प्रोवाइड करता है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कराया था, फिर से उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फंड फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, फिर से रिलायंस सस्टेनेबल ट्रस्ट ये भी कराया था, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट ये भी कराया था, और एक RTPF भी कराया था। याद नहीं आ रहा है? चलो बताते हैं। कोई इसी प्रकार का फिक्स क्रेडिट लाइन, प्रिक्वेशन लैंडिंग, स्टैंड बाय एग्रीमेंट, एक्सट्रीम फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी, ये सब चीज़।
extended fund facility, reliance resilience and sustainable trust, poverty reduction growth trust, extended credit facility. ठीक है। अब आ गया WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर दो देश के बीच में व्यापार हो रहा है तो इसको कौन देखता है? WTO। ठीक है, WTO। ये इसका स्थापना जो हुआ था यूरुग्वे राउंड की समाप्ति के बाद, बताए थे मैस्कर एग्रीमेंट, WTO, गेट्स, ट्रिप्स, ये सब का मैस्कर एग्रीमेंट में था, जबकि ब्रिटेन बोले थे गेट्स का ही नाम हाँ बहुत बढ़िया बहुत क्या बढ़िया। था? तो यहाँ पे देखो, तो पहले ना WTO का नाम गेट्स था, गेट्स था। तो लेकिन जो फिर बाद में ना WTO का नाम गेट्स का नाम क्या बदल किया गया? WTO। इसका नाम पड़ा कब? 1995 में। इसी साल भारत में 1995 में WTO में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। और गेट्स का नाम क्या बदल किया गया? WTO। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो 1900। तो WTO का स्थापना कब हुआ? 1995। कैसे याद करोगे? तो पहचान में WTO, 95 से पहचान में WTO। अब मेरा नाम गेट्स नहीं है। WTO का हेडक्वार्टर क्या है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ था? IMF का वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC था। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ था? देख सोचो, हम भी लिखना, नाम तुमको हमेशा सुनाई पड़ेगा तब समझ में आएगा। IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ वर्ल्ड बैंक का था, वाशिंगटन DC, अमेरिका में ही जगह। कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड। कैसे याद कर सकते हो? तो मतलब कि ट्रेड करने गए बाजार में तो हम स्वीट खा लिए। ट्रेड करने गए बाजार में तो स्वीट मतलब मिठाई खा लिए। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। WTO का उद्देश्य क्या है? तो एक देश दूसरे देश के बीच में व्यापार आसानी से हो सके, और यही सब काम है। WTO हर 2 साल पे सदस्य देश मिलते हैं। हर एक 2 साल पे लोग क्या करेगा? आपस में मिलेगा। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत IMF और WTO दोनों का ही संस्थापक देश है, ILO का भी। तो जब IMF का स्थापना हो रहा था, WTO का स्थापना हो रहा था, उस समय से ही भारत जुड़ा हुआ है। ठीक है। 1995 में WTO का स्थापना हुआ, तो 1995 में भारत भी जुड़ा हुआ था। अभी ILO बताएंगे। एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द WTO। अब यहाँ पे देखो WTO में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है। एक तो ट्रिप्स पे। ट्रिप्स किस पे है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे, बौद्धिक क्षमता, पेन वाला, याद रखो बात। एक गेट्स है। गेट्स किस पे था? तो खाली कोई एक देश दूसरे देश को सर्विस दे रहा है, मान लो कि वाईफाई का कनेक्शन दे रहा है फ्री में, सर्विस दे रहा है कि नहीं? तो इस पे MATG था, वो गुड्स पे था, मतलब एक देश दूसरे देश से मान लो कि सोना खरीद रहा है तो उस पर निगरानी करता था MATG। AAO एग्रीकल्चर पे, एक देश दूसरे देश, अगर एक देश दूसरे देश में अगर कृषि का व्यापार कर रहा है, आम खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, तो उस पे। तो बताओ IPEF में किस किस प्रकार का जो एग्रीमेंट हुआ था? ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे, गेट्स सर्विसेज पे, MATG गुड्स पे, AAO एग्रीकल्चर पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, गेट्स था एक, WTO था। गेट्स किस पे था? केवल गुड्स पे। और WTO किस पे था? गुड्स और सर्विसेज दोनों पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, वोटिंग सिस्टम जो है WTO में, एक कंट्री को एक वोट मिलता था, और इसमें वर्ल्ड बैंक या IMF में जनसंख्या के आधार पे वोट मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, WTO के बारे में पढ़ते हैं। WTO का स्थापना कब हुआ था? बताओ देख के। पहचाने, मेरा नाम WTO। पहचाने से क्या याद कराए थे? 1995। इसी समय भारत भी इसका मेंबर बन गया था। द हेडक्वार्टर WTO। व्यापार करने गए, ट्रेड करने गए तो क्या खरीदते थे? स्यूट। जिनेवा स्विट्जरलैंड। किसके साथ गए थे? जान के साथ। जान मतलब क्या होता है? छोटा भाई बहन को भी जान बोल सकते हैं, उसके साथ। What does WTO promote? WTO क्या प्रमोट करता है? गुड्स और सर्विसेज। और व्यापार क्या करता है? व्यापार ही तो करता है, मल्टीलेटरल ट्रेड। फिर से यहाँ पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग एज द सक्सेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। सक्सेसर मतलब क्या होता है?
कि WTO किसके बाद आया, बताओ किसके स्थान पे आया था WTO? गेट्स गेट, तो पढ़ो इसमें गेट का फुल फॉर्म कौन हो सकता है? जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ्स, हाँ वही तो यही होगा, ठीक है ना। गेट का स्थापना कब हुआ था? 1947 में हुआ था, इसी के आसपास हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है WTO का पहले नाम क्या था? गेट। फिर से यहाँ बोल रहा है कि वेन एंड वेयर वाज द गेट एस्टेब्लिश्ड, गेट का स्थापना कब हुआ था? 1947। कहाँ पे? जेनेवा में। और इसी का नाम 1948 में क्या हो गया? WTO। फिर से यहाँ पे है इंडिया हैज बीन WTO मेंबर सिंस, इंडिया कब से WTO का मेंबर बना? 1995 से। Which of the following subsidies subsidized by the WTO is not considered as a trade distortory? ट्रेड डिस्टॉर्टरी का मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार, डिस्टॉर्टरी का मतलब होता है, इंग्लिश का हिंदी होता है डिस्टॉर्टरी, मतलब कि डिस्टर्ब से समझ में आ रहा है? डिस्टर्ब मतलब गड़बड़ाना कोई चीज़ का, डिस्टॉर्टरी मतलब भी वही होता है। ऐसा कौन सा इसमें बॉक्स आई में WTO में 3 प्रकार का बॉक्स बना दिया गया, ठीक है, 3-4 प्रकार का बॉक्स है। एक ग्रीन बॉक्स है, एक वाइट बॉक्स है, एक रेड बॉक्स है, एक और बॉक्स आता है एम्बर बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स भी आता है। इन सब में एग्रीकल्चर पे लेके है चीज़ें बताएंगे। तो इसमें है ना, बोलता है कि इस वाले बॉक्स में से अगर आप कुछ दीजिएगा ना सब्सिडी मतलब पैसा में छूट, तो उससे व्यापार पे क्या होगा? नुकसान बढ़ेगा। और कुछ बॉक्स से नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रेड डिस्टॉर्टरी बॉक्स कौन है? देखो हम तुमको बता रहे हैं। तो ट्रेड को प्रभावित करता है जो कौन सा वाला बॉक्स है, मान लो तो यहाँ पर है ये, तो यहाँ पे है व्यापार विकृति उत्पन्न नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर होगा ए। ये जो ग्रीन बॉक्स में जो पैसा मिलता है ना वो अलाउड है, ग्रीन बॉक्स में का पैसा दे सकते हो। जबकि जो वाइट बॉक्स हो, रेड बॉक्स हो, इसी को एम्बर बॉक्स भी बोलते हैं, ये सब क्या है, इसमें का पैसा दोगे तो ट्रेड को क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? नॉट पूछ रहा है, तो नॉट नहीं कौन है? ग्रीन बॉक्स। जबकि ट्रेड को प्रभावित करेगा वाइट और रेड बॉक्स। अब यहाँ पे देखो एक होता है किस बॉक्स को बेस्ट बोलते हैं? डी मिनिमम सपोर्ट। डी मिनिमम सपोर्ट किस बॉक्स को बोलते हैं? तो शायद बोलते हैं ब्लू बॉक्स को। क्या बोलते हैं? नहीं, डी मिनिमम सपोर्ट बोलते हैं इसको, वाइट बॉक्स और एम्बर बॉक्स को ही छोड़ दिए कॉन्सेप्ट। डी मिनिमम सपोर्ट वाइट बॉक्स और एम्बर बॉक्स को ही। अच्छा देखो जो WTO हो तो इसमें बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ था। एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे, गेट्स था गुड्स के आधार पे, एमएजीएट्स था, गेट्स था सर्विसेज के आधार पे, एमएजीएट्स था गुड्स के आधार पे, और एक एग्रीकल्चर पे एग्रीमेंट था। तो यहाँ पे देखो WTO एग्रीकल्चर पे 3 प्रकार के एग्रीमेंट किया था। पहला है प्रोवाइडिंग मार्केटिंग एक्सेस, मतलब इसमें किसी को कितना कोटा देना है, कितना टैक्स लगाना है। दूसरा था रेगुलेशन ऑन डोमेस्टिक सपोर्ट, और तीसरा है रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो 3 प्रकार का किया था एग्रीमेंट WTO एग्रीकल्चर पे। कौन कौन किया हुआ है? एक प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस, आसानी से बाजार में सामान पहुंच जाए। दूसरा रेगुलेशन ऑन डोमेस्टिक सपोर्ट, अब कोई किसी को जेब में आके 5,000 रुपये दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी में बॉक्स वाला बात कहा गया है। रिड्यूस एक्सपोर्ट सब्सिडी, अब यहाँ पे इसमें भी यही चीज़ होता है, पैसा वाला बात। तो 3 प्रकार का किया है। अब यहाँ पे ट्रेड को डिस्टर्ब जो करता है वो कौन कौन सा ट्रेड डिस्टर्ब को करता है, कौन कौन सा बॉक्स होता है? एम्बर बॉक्स, और एक बताए थे वाइट बॉक्स और रेड बॉक्स भी। जबकि ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सब बॉक्स ऐसा इसमें से पैसा दोगे तो ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब कि वाइट बॉक्स, रेड बॉक्स, एम्बर बॉक्स में पैसा ज़्यादा है तो उसको पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, ट्रेड में गड़बड़ाएगा कि नहीं? ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स में पैसा कम है तो दे भी दोगे तो कुछ नहीं गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो WTO ट्रेड पे कौन कौन सा एग्रीमेंट किया है? मार्केट एक्सेस प्रोवाइडिंग, रेगुलेट करेगा डोमेस्टिक सपोर्ट को, और रेगुलेट करेगा एक्सपोर्ट सब्सिडी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉरेक्स होता है विदेशी मुद्रा भंडार। हर एक देश के पास फॉरेक्स होता है, कितना विदेशी पैसा है, तो किस किस रूप में रखा रहता है? एक तो FCA के रूप में, फॉरेन करेंसी एसेट,
मतलब कि दूसरे देश का पैसा एक गोल्ड के रूप में रखा रहता है भारत के पास। एक एस डी आर बताया था 5 मुद्रा है तो भी रखा रहता है। एक रिजर्व चेंज, एक होता है आर टी, जो पाकिस्तान को नहीं दिया। नहीं ई रखता है, आरबीआई रखता है अपने पास, रिजर्व ट्रेंच फंड आरटीएफ, ये दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो ये सब पैसा रखा रहता है आरबीआई के पास, विदेशी मुद्रा बन, हमको किसी देश से व्यापार करना है तो इसी में से पैसा निकाल के देते हैं अमेरिका। अब रूल ऑफ ओरिजिन है ये छोड़ो यहाँ पे से ये सवाल। ILO अब आते हैं। ILO क्या है? ILO जो है, अब यहाँ पे ट्रेड वाला भी देख लिए। अब ILO क्या है? ILO जो है लेबर को लेकर है। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब दो देश के इसमें ट्रेड होगा तो लेबर भी तो आता जाता है, तो उसको भी तो सहायता करना चाहिए। तब भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। बताए थे ILO हो, WTO हो, IMF हो, इन सब का फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं? मतलब जब इन लोग का स्थापना हो रहा था भारत में वहाँ पे मौजूद था। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी इसका एक और का हेडक्वार्टर था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO, हाँ, WTO, ILO। तो लेबर जो है व्यापार करने गया तो क्या खाया था? स्वीट। क्या खाया था? तो स्विट्जरलैंड में है भारत। लेकिन इसका परमानेंट मेंबर कब से बना था? 1992 से। परमानेंट मेंबर कब बना था? 1992। तो कैसे याद कर सकते हैं? 1992 उसमें पंचायती व्यवस्था भारत में लागू हुआ था। इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। नोबेल प्राइज जो होता है ना, बहुत बड़ा प्राइज होता है, कहीं पढ़ाएंगे ये सब दुनिया में। नोबेल पुरस्कार समझ पढ़े हो? जीके में पढ़ा होगा, याद नहीं आ रहा होगा तुमको। तो ये इसको 1969 में 69 यूपीएससी उसी समय इसको ILO को क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। ILO का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में। 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल तुमको पढ़ा है? वर्ल्ड वार में हार गया था जर्मनी, उसी समय हुआ था। ILO जो है UN का एक प्रमुख एजेंसी बन गया। और पढ़ाएंगे UN क्या होता है। इसमें ट्राई पार्टी स्ट्रक्चर है, यानी कि गवर्नमेंट भी आएगा, एम्प्लॉय भी आएगा, लेबर भी आएगा। ILO का उद्देश्य क्या है? तो ये प्रोमोट डिसेंट वर्क, फंडामेंटल राइट ऑफ वर्क, मैन एंड वोमेन हैव ए इक्वल एक्सेस, आदमी या औरत को समान पैसा मिले काम करे तो। सोशल प्रोटेक्शन, हर एक जो भी काम कर रहा है तो लोग को सामाजिक भी सुरक्षा मिले, मतलब कि हॉस्पिटल का सुविधा मिले, घर का सुविधा मिले। ट्राईपार्टिज्म एंड सोशल डायलॉग, ये सब चीज़ हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ बोल रहा है कि ILO ना 8 प्रकार का जो है हस्ताक्षर किया था। ILO क्या किया था? 8 प्रकार का कोर कन्वेंशन किया था। एक तो फोर्सेड लेबर कन्वेंशन, एबोलिशन ऑफ फोर, इस छोड़ो ये सब कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ। तो इंडिया है ना वो 8 में से 6 प्रकार का बात मान लिया था जो समझौता हुआ था। 2 प्रकार का बात नहीं माना हुआ इंडिया 2 प्रकार का कन्वेंशन ने रेटिफाइड नहीं किया है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब इसका मतलब हो गया कि सभी लेबर मिल के एक साथ कलेक्ट होके किसी चीज़ के लिए बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि नहीं मेरा वेतन पूरा इतना बढ़ा दीजिए। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंडिया नहीं माना हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। फिर से यहाँ पे देखो ILO रिकमेंडेशन इज नॉन बाइंडिंग, मतलब ILO कोई बात कह दिया कि किसी देश में लेबर के लिए ये सुविधा किया जाए तो इसका बात बाइंडिंग नहीं है, मतलब बांधेगा नहीं तुमसे कि तुम मानो चाहे नहीं मानो। भारत चाहे तो नहीं भी मान सकता है। तो ये केवल क्या है, एक केवल बताता है कि ऐसे ऐसे करो। पापा हर एक बात बोलते तो मान लेता है, समझता है खाली। तो ये है ILO का स्ट्रक्चर क्या है? तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर है। एक तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर कहा जाता है। कन्वेंशन और रिकमेंडेशन का काम करता है, मतलब यही बताता है कि कैसे कैसे काम करना है। एक गवर्निंग बॉडी है जिसको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस भी है एक। फिर से जो रिपोर्ट पब्लिश होता है ILO के द्वारा, कौन कौन सा रिपोर्ट पर, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ रिपोर्ट भी देता है। रिपोर्ट मतलब समझ में आता है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट, मतलब कितना लोगों को मजदूरी मिल रहा है, इसका रिपोर्ट देता है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन एक्ट, बताए थे ILO का भी काम है सोशल प्रोटेक्शन देना, हॉस्पिटल प्रोवाइड हो लेबर को, स्कूल प्रोवाइड हो। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो सोशल आउटलुक भी देखता है ये ILO
कैसा सामाजिक सुरक्षा मिल रहा है कि नहीं। आउटलुक मतलब क्या होता है, बाहर की ओर देखना। आउटलुक मतलब बाहर की ओर देखो। अब यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ब्राइटनेस बढ़ा दे। ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन विच ईयर ILO ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश। तो कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 की समाप्ति के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल से। और 1946 तक ये भी बताए थे कि ILO किसका मेंबर था, UN का एजेंसी था। UN अभी पढ़ाएंगे। फिर से यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर बाय इंडियन गवर्नमेंट इन वाशिंगटन सम्मेलन ILO इन 1919। तो देखो 1919 में ना ILO का सम्मेलन हुआ, तो भारत से एक आदमी को सेंट किया गया। सेंट का हिंदी मतलब क्या होता है, भेजा गया। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि, मतलब किसको भेजा गया। तो हम लोग किसको भेजे थे भारत से, तो NM जोशी नाम के एक आदमी थे, उनको भेजे थे। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है कि व्हेन डिड इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ ILO। तो देखो ILO का स्थापना हुआ 1919 में। ठीक है 1922 से 1982 नहीं सॉरी 1982 पीछे बता दिए थे, गलत था, 1922 लिखा हुआ था। 1922 से भारत इसका क्या बन गया, परमानेंट मेंबर ILO का। मतलब इस स्थापना के समय से मेंबर था, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर था। फाउंडिंग मेंबर मतलब स्थापना के समय से मेंबर। परमानेंट मेंबर कब बन गया, 3 साल बाद। 1922। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर तो 1919 से ही है, लेकिन परमानेंट मेंबर बन गया 1922 से। अब फाइनली जो है ILO का पहला कार्यालय यहाँ पर भी खुलेगा, भारत में भी। जब मेंबर बन गया तो उसका भी तो कुछ ऑफिस वगैरह खुलेगा यहाँ पे। तो दिल्ली में खुला था 1928 में। तो 3 डेट है यहाँ पे। स्थापना कब हुआ ILO का, 1919 भारत कब मेंबर बना, 1919 में ही बन गया। परमानेंट मेंबर कब बना, 1922। पहला कार्यालय कब खुला यहाँ पे, 1928 ऑफिस दिल्ली में। अब यहाँ पे रहे G30। अब ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है G30। G30 क्या है, तुमको बस इसमें यही याद रखना है G33 में कितने देश हैं, 48। ये भी 48 देशों का ग्रुप है जिसका नाम रख दिया गया G33। अब बड़ा बड़ा जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, दिमाग चाटने वाला, वो खत्म हो गया। अब छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन आएगा, 1-2 और बड़ा आएगा, उसका छोटा छोटा। अब इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे देखो। सार्क मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे देशों का है ना। इसमें लगभग तुमको 10 वो देश है। अभी कितना देश है, 10 नहीं 8 वो देश है शायद। कितना है, 8 वो है। तो सार्क का स्थापना ना 8 वो देश मिल के वो अपना स्थापना करता है। देखो अभी तुम तो सार्क क्या है, सार्क तो वही 8 देशों का। अभी देखते हैं कितना देश, हमको याद नहीं आ रहा। तो भारत सार्क, यहाँ पे देखो तो सार्क है ना, सार्क में बहुत सारा देश है जिसका ट्रिक है एम 8 वो देश है इसमें। MBBS पेन, ये ट्रिक का नाम है। कैसे याद होगा ये ट्रिक का नाम, तो देखो सार्क मतलब ना सार्क मछली। तो सार्क मछली है ना, एक MBBS गया था जहाज में, तो सार्क मछली उसको काट लिया, तो उसको क्या होगा, पेन। तो MBBS पेन। अब यहाँ पे देखो सार्क, तो उसी को बोलते हैं सार्क। तो सार्क जो है इसका स्थापना कब हुआ था, 1985 में। 85 में। अब कैसे याद रखेंगे, 85 बोलते हैं इसको हिंदी में। तो 85 से सार्क क्या करेगा, आदमी को खाएगा तो क्या करेगा, 85 से याद करो, पचा लेगा। आदमी खाएगा तो क्या करेगा, पचा लेगा। फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, कांग्रेस का पढ़ाया था स्थापना 85 में हुआ था, उसी के 100 साल बाद सार्क का स्थापना हो रहा है। ऐसे भी याद कर सकते हो। अच्छा सर ये कौन कौन सा देश इसमें शामिल है, तो यहाँ देखो M से भारत के आसपास का देश सोचो, म्यांमार नहीं, मालदीव्स। मालदीव्स का नाम सुने हो, मालदीव्स। B से भूटान का नाम सुने हो, B से बांग्लादेश का नाम सुने हो, भारत के बगल में। S से श्रीलंका का नाम सुने हो, भारत के नीचे में है। P से पाकिस्तान का नाम सुने हो, A से अफगानिस्तान का नाम सुने हो, I से इंडिया का नाम सुने हो, N से नेपाल का नाम सुने हो। तो ये सब क्या है, सार्क का मेंबर है, जो भारत का आसपास का देश है। लेकिन सर 2 भारत के आसपास का देश छूट गया, कौन, चीन और म्यांमार। ये भारत है तो यहीं पे चीन है, यहीं पे म्यांमार है, तो ये दोनों सार्क का मेंबर नहीं है। बाकी ये सब जितना जो देश है आसपास का, वो सब सार्क का क्या है, मेंबर है। तो याद रहेगा ये बात। सार्क में कितना देश, 8। क्योंकि देखो कैसे याद कर सकते, कैसे, मछली का शेप भी तो सही रहता है। हम लोग बचपन मछली से बनाते थे, तो ऐसे।
अब यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब इसमें से क्या सही नहीं है या फिर गलत है। इन रिस्पेक्ट ऑफ, रिस्पेक्ट मतलब उसके संदर्भ में बताइए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसको सार्क बोलते हैं, इसका हेड क्वार्टर जो है काठमांडू में है। बिल्कुल, सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू का है, नेपाल। तो इसका मेन ऑफिस कहाँ होगा? नेपाल। चाइना इज द ओनली कंट्री विथ एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन द सार्क। नहीं, चाइना तो सार्क में है नहीं, म्यांमार है। द फर्स्ट सार्क समिट वॉज हेल्ड इन ढाका। बिल्कुल, सार्क का जो है पहला सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। कब? 1985 में। लेकिन सार्क का हेड ऑफिस पूछे तो कहाँ है? काठमांडू में। तो इसे याद कर सकते हो। सार मतलब क्या होता है? साला। तो मेरा साला भी काठमांडू में रहता है, इसे याद कर सकते हो। द 18th सार्क समिट वॉज हेल्ड इन नेपाल। ये सही है। और सार्क में कितने देश है? 8। फिर से यहाँ बोल रहा है कि सार्क में कितने देश है? 8। कैसे बताए थे? सार्क मछली ऐसे होता है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क खा गया था, आदमी को क्या कर दिया था? पचा लिया था। तो 85। या फिर कांग्रेस का स्थापना के 100 साल बाद। फिर से बोल रहा है इन विच ईयर सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड इन इंडिया। तो सार्क का पहला समिट इंडिया में कब होता है? ऐसे उसका अपना पहला समिट कब हुआ था? 1985 में। कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका में। फिर इंडिया में भी होगा अब सम्मेलन में, जो सदस्य देश है, 1986 में, 1 साल बाद ही। फिर से यहाँ पे बोल रहा कौन सा सार्क का नहीं, हु विच कंट्री टुक इनिशिएटिव फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे 8 वो देश था ना, तो सार्क बनाने का सबसे पहला पहल कौन किया? तो इंडिया ही किया था कि चल हम लोग आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ? सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में हेड क्वार्टर है, लेकिन पहला सम्मेलन पूछ रहा है स्थापना कहाँ पे हुआ था? जब ढाका, बांग्लादेश के। लेकिन सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू। फिर से यहाँ पे है सार्क एक आपस में एग्रीमेंट करता है, साफ्टा, ट्रेड एग्रीमेंट। बताए थे व्यापार के लिए एग्रीमेंट करेंगे तो उसका नाम है साफ्टा। साफ्टा कब आया? 2006 में। साफ्टा कब आया? सार्क साफ्टा 2006। फिर जो सार्क का विचार जो है वह किस आदमी ने दिया था? तो नाम देश पूछे तो इंडिया, लेकिन वो आदमी का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, जियाउर रहमान। जियाउर रहमान बांग्लादेश के ही है, मुसलमानी नाम है। फिर से यहाँ पे बोल रहे हैं अच्छा बताओ सार्क का देशों का ट्रिक क्या था? MBBS। भारत के सब आसपास का देश केवल चाइना और म्यांमार को छोड़ के। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जनरल सेक्रेटरी के रूप में ऑर्थर डक्कल के प्रयास से किसकी स्थापना हुई थी? तो ऑर्थर डक्कल नाम के एक आदमी थे, तो गेट बना था, गेट। तो गेट का बाद में नाम क्या हो गया? WTO। तो पता है WTO का स्थापना करने में इसी का सबसे बड़ा हाथ था, इसी आदमी का, ऑर्थर डक्कल। अब यहाँ पे देखो, अब कुछ और भी ग्रुप बनाया जाएगा अलग अलग देशों का, जिसका नाम है ब्रिक्स। अब जैसे सार्क पढ़े थे उसी तरीके से है ब्रिक्स, उसी तरीके से ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या है? ये भी संगठन का नाम है, ब्रिक्स। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो चाइना में। चाइना के संघाई नाम का एक जगह है, वहीं पे इसका हेड क्वार्टर है। अभी फाइनली इसका इंडोनेशिया जो देश है, ये सब नाम सुने हो? इंडोनेशिया इसका मेंबर बन गया है। टोटल कितना मेंबर पूछे इसमें? ब्रिक्स में कितना? तो बोला 11। 5 + 6 11। 5 इसमें परमानेंट मेंबर थे, 6 अभी और जुड़ गया है। ब्रिक्स में तुमको 2 डेट 3 याद रखना है, 2006, 9, 10। समझ में आएगा कैसे? ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रिक्स का कहाँ गया इसे कहें? ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है? तो B मतलब ब्राजील, R मतलब रशिया, I मतलब इंडिया, C मतलब चाइना, S मतलब इंडिया के नीचे कौन है? श्रीलंका। और नया देश कौन जुड़ गया इसमें? अर्जेंटीना। A मतलब अर्जेंटीना, E मतलब इजिप्ट और इथोपिया, I मतलब ईरान, S मतलब सऊदी अरब, U मतलब UAE, मतलब मुस्लिम देश लोग भी अब इसमें जुड़ गया। IAEISU।
अभी नया देश कौन जुड़ गया इसमें, AEISU। ए मतलब अर्जेंटीना, ई मतलब इजिप्ट या इथोपिया, आई मतलब ईरान, ईरान, एस मतलब सऊदी अरब, यू मतलब UAE। 2006, 9, 10। अब यहाँ पे देखिए ब्रिक्स समूह का स्थापना कब हुआ था, तो बोलना 2006 में। तो यहाँ पे देखो कैसे याद करेंगे, तो 6 मतलब सिक्सर याद करो। सिक्सर मतलब जो मतलब बैट बॉल खेले तो 6 मारे, अब ब्रिक को तोड़ दिए। ब्रिक मतलब क्या होता है, ईटा, ईटा को तोड़ दिए, तो इसे याद कर सकते हैं। ये सब जो झंडा दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हो, देशों का झंडा है। अब जब पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था, स्थापना हुआ था 2006 में, लेकिन उसका पहला सम्मेलन कब हुआ, 2009, 9 में हुआ था, यानी कि 3 साल बाद। 3 साल बाद मिलकर इससे पहला क्या हुआ, सबमिट किया, मीटिंग किया। अभी बताया था सार्क का पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1985 में। कहाँ पे, ढाका, बांग्लादेश के ढाका। बांग्लादेश के ढाका, और किस हेडक्वार्टर था नेपाल में। कैसे याद कराते हैं, नेपाल में मेरा क्या है, साला। सार। किस साल ब्रिक्स समूह का गठन किया गया, ब्रिक्स के रूप में किया गया था, 2010 में। अब ब्रिक्स जो है और भी मजबूत हो गया कब, 2010 में। तो 3 डेट याद कराए दे। ब्रिक्स का स्थापना 2006, कब पहला सम्मेलन 2009, कब ब्रिक्स ग्रुप बन गया फाइनली 10। निम्नलिखित में से किसने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा, मतलब ब्रिक्स शब्द दिया किसने, तो जेम उल नेल। जैसे अभी एक पहले जैमुल उर रहमान बताया था, सार्क के बारे में दिया था विचार, ऐसे था जिम ओ नेल, ये ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स शब्द दिया था। अभी बताए थे HD वाइट, वाइट कहाँ था, तो IMF का विचार दिया था। फिर JM केनिस करके कहा था, तो वो वर्ल्ड बैंक का विचार दिया था। फिर जैमुल उर रहमान पर आए अभी, तो वो कहाँ पे था, सार्क में। फिर अभी ब्रिक्स पर है, इसमें कौन है, ब्रिक्स में था नील, NEIL, देखो नील इसके नाम में, नील। कौन हल्ला कर रहा है। अब यहाँ पे देखो पहला ब्रिक्स ये तो हो ही गया। यहाँ पर है व्हाट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताए थे, चाइना। चाइना के कहाँ पे, शंघाई में। और सार्क का, सार में लगा था काठमांडू। यहाँ पूरा विच कंट्रीज ऑफिशियली बिकम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन, अब बताए थे 2025 में ब्रिक्स का एक मेंबर बन गया हुआ, कौन, इंडोनेशिया। ऐसे नया नया कौन मेंबर बना था अभी, और भी, अर्जेंटीना, ई से इजिप्ट, इथोपिया, आई से ईरान, सऊदी अरब बहुत बढ़िया, यू से UAE, अरब UAE मतलब एक जगह है, देश का नाम, ठीक है, अरब यूनाइटेड ऐसे करके नाम है इसका, यूनाइटेड अरब अमीरातीज। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर इन ब्रिक्स, बताए थे 5+6 याद कराए थे कि 5 अभी है, परमानेंट था पहले BRICS परमानेंट है, बाकी सब अभी जुड़ गए, तो टोटल 11 हो गया। अब इसी तरीके से कुछ देर आपस में मिल गया और G7 बना लिया, जैसे G33 3 था। अब G20 भी आएगा, G20 का भी सम्मेलन हुआ था भारत में, सुनी थी बहुत न्यूज में, कहाँ। अब यहाँ पे देखो G7, तो G7 जो है G7 भी 7 देश का ग्रुप है। कितना देश का ग्रुप है, 7 देश का ग्रुप है G7 का स्थापना कब हुआ, तो 1975 में। कब हुआ, 1975 में। तो तुम कैसे याद करोगे, सर G33 पर आए, G7 पर आए, G20 पर आए, G 75 बार G आ रहा है, तो इसे याद करो 1975 में इसका स्थापना हुआ G7 का। G7 है ना, G7 पहले G8 हुआ करता था। इसमें कनाडा जब जुड़ा था ना इसमें G7 में, तो G8 हुआ करता था। लेकिन फिर क्या है, रसिया जो है बदमाशी किया, तो रसिया को इसमें से निकाल दिया गया 2019, पता नहीं कब निकाला गया। तो फिर इसका नाम क्या पड़ गया, G7, ठीक है। पहले 8 हुआ था, लेकिन रसिया को इसमें से निकाल दिया गया, तो फिर क्या हो गया, G7। तो G8 कब बना था, कनाडा के जुड़ने पे। इसका ट्रिक है जूस विथ GF मतलब क्या, GF मतलब क्या, गुड फ्रेंड, गलत बात सोचता है खाली। तो यहाँ पे ट्रिक है, सार्क का क्या था, MBBS पेन, इसका क्या था, उसका तो याद ही है, ब्रिक्स
का नाम में ही ब्रिक्स में छुपा हुआ है। इसका जूस विथ जीएफ, 7 बजे गए जूस विथ जीएफ पीने, ठीक है। तो जे से क्या होगा? जापान, जैसे यू से यूएसए, यूएसए किसको बोलते हैं? अमेरिका को। आई से ईरान, नहीं इटली। इटली, सी से कनाडा, कनाडा, ई से इंग्लैंड, इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो जितना अंग्रेजी वाला देश सब है ना, इसमें कोई मुसलमानी देश है, ईरान, इराक, ये सब नहीं, यूएई, सऊदी अरब, ये सब नहीं। जितना भी विकसित अमेरिकी वाला देश है, देख रहे फ्रांस कितना विकसित है, जापान, जर्मनी, ये सब कितना विकसित है, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। तो जूस विथ जीएफ ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है द G7 नेशन कंसिस्ट ऑफ, G7 में कौन कौन है? तो बताए थे ट्रिक से, जूस विथ 7 बजे कहाँ गए थे? जूस विद जी, जीएफ, जे से जर्मनी, यू से यूनाइटेड अरब USA, यूएसए, आई से इटली, इटली, सी से कनाडा, कनाडा, ई ई से से इंग्लैंड, जी से जर्मनी, एफ से, फ्रांस। तब इसमें से चुन लो, यही सब है। इंग्लैंड को यूके भी बोलते हैं, पता है कि नहीं? ब्रिटेन भी बोलते हैं, यूके भी बोलते हैं, 3-4 नाम। बिसाइड यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान, द G7 कंट्री इंक्लूड, द कनाडा भी है, फ्रांस भी, इटली भी, सबके अलावा। बिलो द गिवन कंट्री, द G7 में इंडिया है? नहीं, तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। ब्रिक्स का मेंबर था, सार्क का मेंबर था, MBPS पेन AIN आ रहा था उसमें, तो इंडिया था। लेकिन याद रखेंगे कि G7 का मेंबर इंडिया नहीं है। और G7 की स्थापना कब हुआ था? 1975। कैसे याद कराए थे कि 75 बार जी पढ़ा रहे हैं, हाँ। ठीक है। और ये भी बताए थे कि 1976 में इसमें कनाडा जुड़ गया था, तो G8 हो गया था, लेकिन रसिया को निकाल दिया गया फिर 2014 में, ठीक है। SCO, अब कुछ और देश आपस में मिल गया तो इसका नाम क्या रख दिया? SCO। SCO इसका ट्रिक है इंडियन ट्रक स्क्वायर इन पाकिस्तान, इंडियन ट्रक स्क्वायर इन, पाकिस्तान। इसका बहुत लंबा ट्रिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे देश भी है। SCO में कुल 10 देश है। कैसे याद रखेंगे? तो देखो CO दिखाई पड़ रहा है, C को ऐसे लंबा खींच दो, C को ऐसे 1 हो जाएगा, 0 तो है ही। तो SCO में कितना देश है? 10। SCO में कितना देश है? 10। पहला बात यही याद हुआ SCO। अब SCO हो गया। अब यहाँ पे देखो इंडियन ट्रक इन पाकिस्तान, इंडियन ट्रक स्क्वायर इन पाकिस्तान, ये ट्रिक है। SCO का स्थापना कब हुआ? तो 2001 में। SCO का स्थापना कब हुआ? 2001 में। इसका कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। SCO में, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चीन, संघाई में। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन, वही हाँ अभी। और ब्रिक्स किसका? का था। ब्रिक्स का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन। संघाई में। SCO का हेडक्वार्टर चीन, संघाई में। तो इंडियन से, आई से इंडियन, ट्रक में T से ताजिकिस्तान, मुस्लिम देश, R से रसिया, U से उज्बेकिस्तान, C से चाइना, K स्क्वायर से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मतलब तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो देश है मुस्लिम देश है, उज्बेकिस्तान, ये सब कहाँ? ये सब है, बताएंगे बाद में। P से पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम देश बहुत सारे जुड़ा हुआ इसमें। और फिर अभी ईरान भी इसका मेंबर बन गया हुआ है। तो इसको SCO के बारे में याद रख सकते हो कि मुस्लिम देश शामिल है इसमें, प्लस इंडिया और चाइना शामिल है, और रसिया। इंडिया चाइना दोनों। रसिया देखो, इंडिया यहाँ पे है, मैप ऐसे इंडिया का समझ जाओ। इसके बगल में चाइना यहाँ पे है, इसके यहाँ पे रसिया यहाँ पे है ऊपर में, चाइना के ऊपर में रसिया यहाँ पे बहुत फैला हुआ है। इसी के आसपास जाओगे, इसी के आसपास जाओगे ना, तो किर्गिस्तान, देखो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, रुको बता रहे अच्छे से। यहाँ पे मिलेगा तुमको पाकिस्तान, अफगानिस्तान। लेकिन इसी के पार कर जाओगे ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, तो यहीं पे मिलेगा तुमको तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस्तान, ये सब देश मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इंडिया को लेकर ये वाला देश सब आपस में मिल गया, क्या बना दिया? SCO। यहाँ पे ईरान भी मिलेगा, ठीक है। समझ में आ क्या? अब सवाल पूछा जाए, यहाँ पे क्या है? SCO में म्यांमार, नेपाली सब है? नहीं। तो इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन SCO? SCO को इंडिया कब ज्वाइन किया? 2001। नहीं, तो स्थापना हुआ इंडिया बाद में इसको ज्वाइन किया था 2017 में। कैसे याद रखोगे? 17 पे खतरा SCO इंडिया के लिए, क्यों? क्योंकि इसमें खाली मुसलमान देश है। 17 पे
क्यों? क्योंकि इसमें खाली मुसलमान देश है। ट्रिक है ऐसे ही याद करने का। और एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001। 2001 में। 2001 में। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द संघाई एससीओ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, इट इज मेन ऑब्जेक्टिव इज मिलिट्री कॉर्पोरेशन बिटवीन मेंबर, तो बिल्कुल सही है। एक दूसरे को मिलिट्री कॉर्पोरेशन देगा कि नहीं? मिलिट्री कॉर्पोरेशन मतलब सैनिक रूप से सहायता। मिलिट्री मतलब क्या होता है? और कॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट कीजिए सर, आप हमको सहायता कीजिए। याद होती तरह इस वर्ड भी इंग्लिश। इट वर्क टूवर्ड्स इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कंट्री टेररिज्म ऑपरेशन इन सेंट्रल एशिया। तो बताइए जी, सब सेंट्रल एशिया में ही पड़ता है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सब। तो टेररिज्म मतलब क्या होता है? टेररिस्ट, आतंकवादी, एक दूसरे के देश में आतंकवादी को खत्म करे, इसके लिए। एससीओ इज ए पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग एंड हेडक्वार्टर इन इंडिया। एससीओ का हेडक्वार्टर इंडिया में? नहीं, कहाँ पे है? चाइना संघाई। ऐसे संघाई, ऐसे एससीओ। ब्रिक्स का भी हेडक्वार्टर चाइना संघाई। इंडिया इज द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। लेकिन अभी एक और संगठन बताया था जिसका मेंबर इंडिया नहीं था। ये जूस वाला G7, हाँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? किसका? इंडिया कब ज्वाइन हुआ था एससीओ? 2017। कैसे याद कराए थे? 17 पे खतरा, क्योंकि वहाँ आतंकवादी थे। क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम देश सब है। हाँ, मुस्लिम देश। ठीक है। एससीओ में कितना देश है? 10। कैसे याद कराए थे? एससीओ, सी को 1 बना दो, 8 10। फिर से यहाँ पे बोल रहा है एससीओ के बारे में, स्टेटमेंट चुनिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड मतलब क्या है? उसके बारे में चुनिए सही, एससीओ के बारे में। अब तुम अपने से बताओ इसको। तो पहचानिए कि ये 10 मेंबर है, ये गलत है। एससीओ एंजॉय ऑब्जर्वर स्टेट इन यूएन असेंबली, ठीक है। यूएन असेंबली बताएंगे सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, तो इसमें एससीओ ऑब्जर्वर स्टेटस है। ऑफिशियल लैंग्वेज एससीओ को क्या है? रसिया और चाइनीज भाषा में वहाँ पे बात होता है, क्योंकि रसिया और चाइनीज इसका पार्ट है। इंडिया तो बाद में न जुड़ा। और बाकी सब जो ईरान, कजाकिस्तान, ये सब, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब तो उतना अमीर देश नहीं है। तो जो अमीर देश है उसमें कौन बचा? रसिया और चाइना। तो इसी का भाषा चलता है वहाँ पे, आपस में बात इसी में होगा। अभी G20 लास्ट संगठन पढ़ाएंगे, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद फिर कल। यहाँ पे देखो G20 क्या है? तो ये भी बहुत सारे देशों का समूह। तुमको क्या लगता है कितना देश होगा? 20 नहीं, देश 19 है। ये वो देशों का संघ है, यूरोपीय यूनियन। 19+1 देश, 19+1 संघ है, तो देश इसमें 19 ही है। और एक यूरोपीय यूनियन है। यूनियन मतलब क्या होता है? बहुत सारे देशों का समूह है इसमें शामिल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। ऐसे याद कर सकते हो, मेरे डेट ऑफ बर्थ के समय 20 नवंबर को मेरा बर्थडे भी है और 1999 को जन्म भी है। तो ऐसे याद कर सकते हो कि 1999। ठीक है। फिर से यहाँ के इसका हेडक्वार्टर, G20 का हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पर है, तो बोलना कहीं नहीं है। G20 का हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, याद ही नहीं करने की जरूरत है। G20 का हेडक्वार्टर कहीं, इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर नहीं, क्योंकि G20 हर एक इतना ना 20 देश है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं सम्मेलन होते रहता है। इसका हेडक्वार्टर नहीं है। अब यहाँ पे देखो, G20 ना 20 देश का समूह है। तो वर्ल्ड ट्रेड का 75% कवर करता है। मतलब पूरे दुनिया में जितना ट्रेड होता होगा ना, 100 रुपया का ट्रेड हुआ व्यापार, तो 75 रुपया का व्यापार ये 20 देश मिलकर करता है। समझो कितना अमीर देश इसमें शामिल है। अब पूरे जीडीपी का 85 रुपया, मतलब पूरे दुनिया का कमाएगा ना 100 रुपया, तो 85 रुपये 20 देश मिलकर ही कमाता है। और ट्रेड कितने रुपये का करता था? 75 रुपया, इनकी 75%, 85%। अब पूरी दुनिया का पॉपुलेशन है ना जितना, उसका 2/3 है। 2/3 मतलब समझ में आया? 3 में से पूरी दुनिया का पॉपुलेशन 3 है, 3 आदमी, तो इसमें 2 आदमी 20 देश को मिलाकर है। तो याद रहेगा, बोलो। पॉपुलेशन पूछे तो 2/3, जीडीपी पूछे तो 85%, और ये 75। ट्रेड पूछे तो 75, 75, 85, 2/3। अब G20 सर इतना बड़ा है, तो इसमें बताइए G20 का इंडिया मेंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। G20 में अमीर अमीर देश शामिल होगा। अब G20 इतना बड़ा है, इसका ट्रिक क्या है? तो गुरु जी एक बोले कि गुरु जी, सीता अब SSC FCI में है। मतलब कि SSC मतलब क्या होता है?
जॉब होता है, एफसीआई में भी जॉब लगता है। गुरु जी सीता नाम की लड़की अब कहाँ पर है? एसएससी और एफसीआई में है। तो गुरु गुरु से आते हैं, जी से क्या होगा? जर्मनी, अमीर है। यू से क्या होगा? यूके। यूके किसका नाम है? ब्रिटेन का। रूस से क्या होगा? रशिया। यू से क्या होगा? यूएसए। तो यू से यूक्रेन मत समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जी से, जे से क्या होगा? जापान। आई से इंडिया। सीता से क्या होगा? एस से सऊदी अरब। आई से इंडोनेशिया। टी से टर्की। ए से ऑस्ट्रेलिया। ए से टर्की और ऑस्ट्रेलिया। टर्की भी बहुत सारे देश में ग्रुप में शामिल होगा। ए से अर्जेंटीना। अभी अर्जेंटीना किसका मेंबर बना था? ब्रिक्स का। बी से ब्राज़ील। ब्रिक्स का मेंबर भी ब्राज़ील है। अब एस से सऊदी अरब। एस से साउथ अफ्रीका। एस से साउथ कोरिया, यानी नॉर्थ कोरिया नाम से किंग जोंग। देखो साउथ कोरिया होता है जिसमें बीटीएस का नाम से, बीटीएस साउथ कोरिया का है। पता है। तो साउथ कोरिया बीटीएस ये सब तो पता ही रहेगा। तो उसका जो शामिल है इसमें। फिर से सी से फिर कर्नाटक। कर्नाटक किसका मेंबर बना हुआ है? कनाडा G7 का। तो ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। एफसीआई में है। इसमें कोई भी याद रखेंगे मुस्लिम देश, तजाकिस्तान, एससीओ वाला जो देश सब था ना, उज्बेकिस्तान, ये सब शामिल नहीं है इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा देश। दुनिया का सबसे बड़ा देश किस मामले में? फिर आई मतलब क्या था यहाँ पे? इंडिया या फिर इंडोनेशिया, ईरान इराक नहीं, याद रखेंगे। इटली, ईरान, इराक, इजराइल ये सब नहीं है आई मतलब यहाँ पे। फिर बचा एम ई। तो एम मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिको। ई मतलब यूरोपीय यूनियन, ठीक है। तुमसे पूछेगा G20 का परमानेंट गेस्ट कौन है? गेस्ट कौन है? तो स्पेन। मेंबर नहीं है, गेस्ट। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1999 में। G20 का पहला शिखर सम्मेलन पूछे तो 2008 में, लेकिन पहला सम्मेलन से पूछे तो 1999, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, G20 का सपना 1999 याद ही रहेगा, वर्ष के समय। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में, लेकिन पहला सम्मेलन 2009 में, बड़े 1999 में। और कितना देश है? 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ, ठीक है। तो याद रखेंगे G20 में यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, अफ्रीकी यूनियन भी शामिल है। अब यहाँ पे देखते हैं G20 के बारे में। G20 was originally established as a platform for the finance minister and the central government to discuss international economic and financial crisis। बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस किसी देश में इशू होता है। इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, फाइनेंशियल मतलब भी पैसा, जो क्राइसिस मतलब संकट, क्राइसिस मतलब संकट। तो इसमें फंस जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सही है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग G20। G20 में कौन कौन सा देश शामिल है इसके बारे में बताना। सबसे पहले ट्रिक याद कर दो। G20 का ट्रिक क्या था? गुरु। GURU तुम बताते जाओगे। G मतलब जर्मनी। U मतलब यूके। R मतलब रशिया। U मतलब यूएसए। यूक्रेन नहीं, ठीक है। गुरु। जे मतलब जापान। आई मतलब इंडिया या इंडोनेशिया। इराक, ईरान, इजराइल ये सब शामिल है। इटली नहीं, मुस्लिम देश में। फिर गुरु जी सीता, SITA। एस मतलब सऊदी अरब। आई मतलब इंडोनेशिया। टी मतलब बताए थे, ये मुस्लिम देश है खाली इसमें से। तुर्की मुस्लिम देश है। ये मतलब ऑस्ट्रेलिया। जी सीता अब, मुझे सीता अब मतलब क्या था? ये मतलब अभी हाल फिलहाल का है। दोनों फुटबॉल ही टीम है, फुटबॉल में देखते होगे। एक ब्राजील और एक अर्जेंटीना। फुटबॉल देखते हैं, नाम सुने? ब्राजील बहुत बड़ा खिलाड़ी, ब्राजील मतलब बहुत अच्छा खेलता है फुटबॉल में। अर्जेंटीना भी, मेस्सी सब का नाम सुने? मेस्सी नहीं, कोई बात नहीं। गुरुजी सीता अब SSC। एस मतलब साउथ कोरिया, ये तो याद ही रहेगा, BTS वाला। और सऊदी अरब। और सी मतलब क्या था? जो G7 में शामिल हुआ था, कनाडा। जी सीता SSC। FCI। F मतलब F मतलब सी मतलब सी मतलब भी भूल गए। कनाडा तो हो गया। आई मतलब क्या है फिर? सीता ऐसे देख लेते हैं।
एफ ई मतलब मैक्सिको, ई मतलब यूरोपीय यूनियन। इसमें से चुन लेंगे तो आंसर निकल जाएगा इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। एक बार देख ले रहे हैं क्या था एफ सी आई से। एफ सी आई मतलब फ्रांस, चाइना, इटली। और चाइना को भूल गए थे, इटली भी शामिल है। हाँ, इटली भी अमीर देश है। इसमें याद रखना पाकिस्तान ये सब है, नेपाल है, श्रीलंका ये सब है, म्यांमार ये सब है नहीं। इंडिया की ओर से सिर्फ इंडिया है, उसके आसपास के देशों में और चाइना। G20 का भी सम्मेलन हुआ था भारत में, 80वां सम्मेलन हुआ था, याद रखेंगे, हाल फिलहाल में 2023 में। अब यहाँ पे बोल रहा है G20 के बारे में कि ऑल G7 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ G20। G7 के जितना मेंबर हो G20 में शामिल है। हाँ है। चलिए यहाँ पे देखो, G7 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20। G7 का जितना भी देश है वो G20 का क्या है, मेंबर। जैसे कि स्विथ GF 7 बजे कहते हैं जी, जो जे से जर्मनी, यू से USA, आई से इंडिया, इटली, सी कनाडा, ई से इंग्लैंड, जी जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो सारा तो मेंबर है G20 का। ब्रिक्स का जो मेंबर है G20 का मेंबर है, इसमें भी तो होगा। लेकिन सारा बोल ऑल। ब्रिक्स में एस मतलब क्या था, साउथ अफ्रीका, आई मतलब इंडिया, आर मतलब रसिया, बी मतलब ब्राजील। साउथ अफ्रीका नहीं है। साउथ अफ्रीका नहीं है। तो यहाँ बोल रहे एशियान जितना कंट्रीज है वो सारा मेंबर है G20 का। एशियन अभी आगे पढ़ाएंगे तो नहीं, ब्रिक्स, एशियान सब, चाहे तुमको अभी पढ़ाए थे ये सार्क, वो भी सार्क का भी कहाँ शामिल है, सार्क में तो नेपाल भी शामिल है नहीं है। ऑल परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर द मेंबर ऑफ G20। हाँ तो देखो SCO का भी जो मेंबर सब है वो UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल था उसका मेंबर था। G20 का भी जो मेंबर सब है सिक्योरिटी काउंसिल है UN का सुरक्षा परिषद, उसका मेंबर है। तो कौन स्टेटमेंट सही होगा, 1-4। तो यहाँ दोनों चीज़ सीखना है, इंग्लिश भी सीखना है, कॉन्सेप्ट भी। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ ओपेक। मतलब ओपेक क्या है, देखो ओपेक क्या है, ओपेक देखो यहाँ से बता रहे, रुक जा।